क्या आपको पता है कि भगत सिंह और सुखदेव के साथ ही राजगुरु का संबंध नागपुर की संघ शाखा से भी रहा था। क्या आप जानते हैं कि गांधी जी ने खुद संघ के अनुशासन और सेवा भाव की सार्वजनिक सराहना की थी। और क्या आप जानते हैं कि विभाजन की विभीषिका में उस स्थिति में जब पूरा देश जल रहा था, विशेषकर पाकिस्तान की स्थिति जो आज का पाकिस्तान है बहुत खराब थी। उस दौर में लाहौर और मुल्तान से हजारों हिंदू और सिख परिवारों को सुरक्षित भारत लाने में संघ के स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े यह वह तथ्य है जिन्हें आज सबके सामने मैं रखूंगा। नमस्कार, बोल चंपारण बोल के विशेष कार्यक्रम संघ के 100 वर्ष तथा उनके कार्यों की विवेचना में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत की स्वतंत्रता की उस यात्रा पर ले चलेंगे जिसके कई पन्ने इतिहास की किताबों में धुंधले कर दिए गए। यह कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, एक ऐसे संगठन की जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष को केवल राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज की आत्मा को जगाने, उसे संगठित करने और भविष्य के भारत की नींव तैयार करने का संकल्प लिया। यह कहानी है मौन तपस्या की, यह कहानी है संगठन के बल की, यह कहानी है उन अनगिनत स्वयंसेवकों की जिनका नाम भले ही अखबारों की सुर्खियों में ना आया हो, पर उनका योगदान स्वतंत्र भारत की नींव में बहुत गहराई तक अंकित है। कल्पना कीजिए, साल है 1907, भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा है। रिस्ले सर्कुलर लागू है। उस सर्कुलर के तहत वंदे मातरम का उद्घोष सार्वजनिक रूप से करना अपराध बना दिया गया है। ऐसे सख्त समय में ऐसे कठिन समय में नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल का एक किशोर केशव बलिराम हेडगेवार सरकारी निरीक्षक के सामने पूरी कक्षा से वंदे मातरम बुलवाता है। परिणाम का किसे चिंता है, निष्कासन होता है। यह कोई क्षणिक आवेश नहीं था, बल्कि यह देशभक्ति का पहला सार्वजनिक उद्घोष था। बाद में वो कलकत्ता पहुँचे, जहां अनुशीलन समिति के सदस्य बने। यह अनुशीलन समिति यानी क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा प्रमुख मंच था। कोलकाता डॉक्टरी की पढ़ाई करने पहुँचे। डॉक्टरी की पढ़ाई कहीं से भी हो सकती थी, मगर उन्होंने कोलकाता को चयन किया क्योंकि जुड़ना था क्रांतिकारियों से, जुड़ना था अनुशीलन समिति से। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित करने से पूरे 9 साल पहले सन 1920 में डॉक्टर हेडगेवार नागपुर इकाई के संयुक्त सचिव के रूप में सक्रिय थे। उसी समय उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें साफ साफ कहा गया था, कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। यानी कांग्रेस को दिशा दिखाने का काम उस समय केशव बलिराम हेडगेवार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, एक भारतीय गणराज्य की स्थापना करना, विश्व के अन्य राष्ट्रों को पूंजीवादी साम्राज्यवाद और शोषण और अत्याचार से मुक्त कराना। दृष्टि साफ थी, स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं। स्वराज ही नहीं चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था। लोग बात करते हैं संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, और जब इन आंदोलनों की बात करते हैं तो 1921 की बात होती है, 1930 की बात होती है, 1942 की बात होती है। गौर कीजिए, डॉक्टर हेडगेवार जी का शरीर 1940 में शांत हो गया था। यानी 1942 में तो डॉक्टर हेडगेवार नहीं थे, परंतु उससे पहले 1921 और 1930 में उनकी सक्रियता कैसी थी। 1921 में डॉक्टर हेडगेवार गांधी जी के अशोक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, और इतना ही नहीं, राजद्रोह का मुकदमा भी झेला था। लगभग 11 महीने कारावास में रहे थे। असहयोग आंदोलन और उनके भाषण इतने प्रभावशाली और प्रखर थे, नागपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर सिरिल जेम्स इरविन ने उन्हें 1 वर्ष सार्वजनिक भाषण देने से प्रतिबंधित कर दिया था। परंतु डॉक्टर हेडगेवार इससे निराश नहीं हुए, साहस नहीं दिया। उनका लिखित प्रतिरक्षा वक्तव्य जो उन्होंने दिया वह और भी ज़्यादा तीखा था। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। आज के राजनीतिक दलों को थोड़ा जानकारी खंगालनी चाहिए। शायद उनके पुरखे उस समय के इतिहास के पन्नों में उनको डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्वागत में खड़े हुए दिखाई देंगे। जब वह जेल से लौटे, नागपुर में स्वागत का बड़ा समारोह हुआ। शायद वेंकटेश सभागार था। स्वागत में खड़े थे मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। सूची बहुत लंबी है। जब सिलेक्टिव तरीके से चुनिंदा इतिहास के पन्ने उल्टे जाते हैं,
महापुरुषों को भी तेरे और मेरे के खांचे में बांटा जाता है। तो इतिहास के कई अध्याय छूट जाते हैं। जेल से छूटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने साफ साफ घोषणा की, नैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत एकता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक होगी। इसी विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी, इसलिए ताकि उस एकात्म विचार को संगठित रूप और शक्ति मिल सके, भारत का सांस्कृतिक स्वरूप विश्व के सामने आ सके। 1925 में संघ की स्थापना हुई। इसके संस्थापक हेडगेवार जी का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आज़ादी का पहला कदम है, मगर यह पहला कदम पूरी यात्रा नहीं है। असली आज़ादी संगठित और आत्मगौरव से भरे समाज से आएगी। इसलिए संघ ने सांस्कृतिक जागरण और संगठन निर्माण के बड़े काम को हाथ में लिया, इसी को मुख्य काम माना। यह रणनीति आसान नहीं था, क्योंकि सार्वजनिक आंदोलन में भाग लेने वालों को सुर्खियां मिलती थी, जबकि समाज के भीतर मौन साधना करने वालों का नाम कहीं दर्ज नहीं होता था। लेकिन रास्ता यही चुना गया। यही मौन कार्य आगे चलकर राष्ट्र का रीढ़ बना। शिवराम हरि राजगुरु का यही पूरा नाम था। भगत सिंह और सुखदेव के साथी राजगुरु यह 1925 में डॉक्टर हेडगेवार से मिले थे। नागपुर शाखा में आते जाते रहे और 1929 में गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने का सलाह दी थी। कम लोग जानते हैं कि उनकी शिक्षा भोसले वेधशाला में हुई थी, जहां 1925 में वह डॉक्टर हेडगेवार जी से मिले। नागपुर की मोहितवाड़ा शाखा में व्यायाम के लिए आते जाते थे, जहां राजगुरु के मन में देशभक्ति का बीज गहरे हुए। 1929 में जब नागपुर में थे तो डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें ब्रिटिश गिरफ्त से बचाने के लिए पुणे ना जाने की सलाह दी थी। कहा था कि उमरेड में जाकर ठहरिए। उमरेड में ठहराने का इंतजाम किया था। लेकिन क्रांतिकारियों के स्वभाव में जोखिम उठाना शामिल था। राजगुरु गए और गिरफ्तार हुए। यह प्रसंग बताता है कि संघ और क्रांतिकारियों के बीच न केवल संपर्क था, संवाद था, बल्कि संरक्षण और मार्गदर्शन भी था। नवंबर 1929 में नागपुर संघ की 3 दिन की बैठक बिना शर्त गांधी जी के नमक सत्याग्रह का समर्थन करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। बहुत सारे लोगों को गांधी और संघ के बीच में विवाद दिखाना एक लाजमी बात हो जाती है, दूरी दिखती है। उसके लिए यह खास तौर से जानकारी काम की है। 1929-1930 के सत्याग्रह की जब आप बात कहें तो आधारभूमि तैयार हो रही थी। संघ ने तभी समर्थन का मन बना लिया था। डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंघचालक का पद तक उस समय तो छोड़ ही दिया था। वह इसलिए था कि आंदोलन में शामिल हो सकूं, लेकिन संघ का कार्य प्रभावित ना हो, इसके इतना तय करने की व्यवस्थाएं जमा के वे खुद सत्याग्रह में कूद पड़े। 31 जुलाई 1930 को वर्धा से उनका जत्था चला। शुरुआत में 34,000 लोग थे, परंतु पहुंचते पहुंचते 10,000 हो गए। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह जन जागरण का उत्सव था। परिणाम हुआ 9 महीने की जेल। इस कारावास से छूटते ही उन्होंने फिर से संघ का दायित्व संभाला। केवल इन्हीं सत्याग्रह की बात क्यों करूं? हैदराबाद आंदोलन। हैदराबाद में निजामशाही के तहत हिंदुओं पर अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। हिंदू महासभा और आर्य समाज के नेतृत्व में भाग्यनगर निशस्त्र प्रतिकार मंडल का सत्याग्रह हुआ। संघ ने साफ सीधी नीति अपनाई। सीधा सीधा जिनके पास संगठन का प्रमुख दायित्व है वो अपना काम संभाले, वहीं रहकर बाकी सभी स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में अवश्य भाग ले। यह संतुलन दिखाता है कि संघ ने आंदोलन और संगठन दोनों के साथ साथ चलाने का प्रयास किया। सरल बात नहीं थी, दूरदृष्टि इसमें साथ साथ थी। देश का काम भी और संगठन का काम भी, दोनों साथ साथ चलेगा। 8 अगस्त 1942 गांधी जी का ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह जो आह्वान था, उस आह्वान के आलोक में इस आंदोलन का फैसला देखिए। विदर्भ का बावली, आष्टी, चिमूर यह आंदोलन के केंद्र बने। चिमूर में कांग्रेस और संघ के कार्यकर्ता साथ साथ लड़े, साथ साथ आंदोलन की राह पर बढ़े। संघ के स्वयंसेवक बालाजी रायपुरकर अंग्रेजों की गोली से बलिदान हुए और ये इस आंदोलन का एकमात्र बलिदान था। जो लोग कहते हैं संघ कहाँ था, संघ का क्या योगदान है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। यह एकमात्र बलिदान संघ के स्वयंसेवक का था। स्वयंसेवक ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस आंदोलन ने चलते चलते दिल्ली, बिहार, आरबी और जसपुर, उज्जैन हर जगह संघ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए।
घायल हुए, उनकी संपत्तियां जब्त हुई, लेकिन उन बलिदानों का जिक्र शायद ही इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में मिलेगा। गांधी जी और संघ के बीच में संबंध कैसे थे? गांधी जी और संघ के बीच में मतभेद बहुत गहरे थे। लोग कहते हैं, परंतु हर मुद्दे पर ऐसा नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं। खासतौर मुस्लिम नेतृत्व को लेकर गांधी जी की नीतियों पर और अकेले संघ नहीं, बहुत सारे लोगों को मतभेद थे, लेकिन यह मतभेद कभी भी शत्रुता में, दुश्मनी में, कटुता में कभी नहीं बदली। और इसका साक्ष्य है 1934 की एक घटना। 1934 में गांधी जी वर्धा के संघ शिविर में खुद आए थे और आकर उन्होंने देखा अनुसूचित जाति जनजाति के स्वयंसेवकों को भेदभाव से मुक्त वातावरण में। गांधी जी ने जब देखा तो संघ की रीति नीति, उसके कार्य कौशल को, भेदभाव मिटाने की इस क्षमता को, समरसता के इस माहौल को देखकर गांधी जी बहुत प्रसन्न हुए। 1947 में दिल्ली में उन्होंने संघ के अनुशासन और सेवा भाव की सार्वजनिक सराहना की। दिल्ली की वाल्मीकि कॉलोनी जो करोल बाग के पास है, वहाँ एक भाषण दिया का अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको वह साक्ष्य मिल जाएगा। यह दिखाता है कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सम्मान और संवाद बनाए रखना ही चाहिए, और बनाए रखना ही सच्चा लोकतांत्रिक संस्कार है। और इस लोकतांत्रिक संस्कार की रक्षा संघ ने की है। वर्ष था 1947। भारत विभाजन का वर्ष अचानक खींची गई एक सीमा रेखा ने उस सरहद पर पंजाब, सिंध और बंगाल को आग और खून के सागर में धकेल दिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, शेखपुरा, सियालकोट ये एक ऐसे शहर थे जहां हिंदू और सिख बस्तियां जो उन्मादी भीड़ों के हमलों का निशाना बनी। इसी दौर में संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु जी गोलवलकर ने पंजाब और सीमावर्ती इलाकों में विशेषकर स्वयंसेवक दल भेजा। उनका निर्देश स्पष्ट था, जहां भी कोई हिंदू, सिख या निर्दोष परिवार फंसा हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, उसे सुरक्षित भारत लाने का हर संभव प्रयास करो। जीवन का जोखिम उठाना पड़े तो जोखिम उठाओ, पीछे मत हटो, साफ निर्देश था। स्वयंसेवकों ने बेस बदलकर काम किया, गुरुजी के साथ भी काम किया गया। आज दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा जी से आप बात कीजिए, आपको उस समय की घटनाओं याद आ जाएंगी। वह पूरा ब्यौरा उनकी स्मृति में दर्ज है। स्वयंसेवकों ने जिस तरह से काम किया उसका इतिहास में उल्लेख होना चाहिए था, परंतु इतिहास के पन्ने भी धुंधला दिए गए। और जब बेस बदलकर स्वयंसेवक काम कर रहे थे तो कभी मजदूर, कभी रिक्शा चालक, कभी सरकारी मुलजिम बनकर वह यह सारा काम कर रहे थे। पूरा जोखिम उठा रहे थे, फंसे हुए परिवारों को निकाल कर ला रहे थे, घर घर जाकर लोगों को आश्वस्त कर रहे थे, उनका नाम पते नोट कर रहे थे। रात में उन्हें छोटे छोटे समूहों में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम उस समय इन स्वयंसेवकों ने किया। गुरुजी ने दिल्ली, अमृतसर और जालंधर में राहत और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया। इन अभियानों में कई स्वयंसेवक बलिदान हुए, कई घायल हुए। गुरुजी ने इन बलिदानों को संस्कृति, स्मृति और अस्मिता का रक्षा बतलाया। हजारों हिंदू और सिख परिवार इन संघ प्रेरित अभियानों से बचकर भारत पहुंचे। इसकी छाया में उनको भारत नसीब हुआ, कहना चाहिए। वह मातृभूमि जो छूट गई थी, वह मातृभूमि जो एक रात में पराई कर दी गई थी, उसे भारत से पुनः जोड़ने का जो मौका मिला। पुनर्वास के बाद भी स्वयंसेवक इन परिवारों के साथ जुड़े रहे। घर बनाने में, रोजगार ढूंढने में, बच्चों की पढ़ाई तक में ये स्वयंसेवक सहायता करते रहे। ऐसे आपको खूब सारे बयान मिल जाएंगे। स्पष्ट है कि संघ का मत है, स्वतंत्रता केवल एक आंदोलन या एक दल का परिणाम नहीं है, बल्कि कई साझा प्रयासों का सत्याग्रह, सशस्त्र क्रांतियों, आज़ाद हिंद फौज, सैनिक विद्रोह और सांस्कृतिक जागरण का एक संयुक्त नतीजा है, जिसे इस देश की स्वतंत्रता कहते हैं। जेल जाना ही देशभक्ति का पैमाना नहीं है। संगठन, शिक्षा, सेवा, जन जागरण यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन काल दोनों ही दौर में संघ ने वह भूमिका निभाई जो मौन रहते हुए भी निर्णायक थी। यह हमें सिखलाता है कि राष्ट्र की शक्ति केवल राजनीति से नहीं आती है, बल्कि संगठित समाज, जागृत संस्कृति और सत्याग की परंपरा से बनती है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और दृष्टिकोण की तथ्यात्मक जानकारी के ऐसे कई अनसुने अध्याय हैं। उन्हें जानने के लिए, पूरे तथ्यों को समझने के लिए इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।